हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास के टॉपिक्स। आज अपना फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जो अपने सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड है जैसे कि पत्थर है अपना, ईंट है अपना, लकड़ी होती है, वो सारे क्या है, सॉलिड्स है। उन सॉलिड की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, किस तरह उनके पार्टिकल बिहेव करते हैं, उसकी अपन इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो पहला पॉइंट अपने पास इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी जैसे आपने कई बार देखा होगा, रबड़ खींचते हैं, दोबारा अपनी शेप में आ जाता है, खींचते हैं फिर दोबारा अपनी शेप में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कोई भी अपना प्लास्टिक का पेन होता है, उसको खींच के देखो आप, आएगा क्या वो अपनी शेप के अंदर? नहीं आ पाता। तो रबड़ को अपने खींचा, दोबारा अपनी शेप में आ गया, उसे अपन क्या कहते हैं? इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं अपन? इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी है क्या कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, उसकी शेप चेंज होगी, और दोबारा फोर्स हटाने के बाद दोबारा अपनी शेप रीगेन कर ले, दोबारा अपनी शेप में आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे आपने देखा होगा, ये मेरे पास एक रबड़ है, इसको मैंने खींचा, दोबारा अपनी शेप के अंदर आ गया, मैंने खींचा, दोबारा अपनी शेप के अंदर आ गया है, तो ये क्या है? इलास्टिक। और इसकी प्रॉपर्टी को क्या कह रहे हैं अपन? जो इसका गुण है, जो इसकी प्रॉपर्टी, उसे क्या कह रहे हैं अपन? इलास्टिसिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि अपने पास और कोई ऑब्जेक्ट ले लें अपन, ये अपने पास पेन है, ठीक है। इस पेन को मोड़ा मैंने, ठीक है। यदि ये पेन अपनी शेप रीगेन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या, इस बॉडी क्या कहेंगे अपन? प्लास्टिक। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? तो पहले अपन बात करेंगे इलास्टिक की। तो इलास्टिक क्या हुआ? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद वो वापस से क्या हो रहा है? अपनी शेप रीगेन कर रहा है, फोर्स को हटाने के बाद अपनी शेप क्या कर रहा है? रीगेन कर रहा है। उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। ये जस्ट क्लियर? नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि जितना वो उसकी पहले की शेप थी, ये रबड़ है, इसकी शेप ये है, इसको मैंने खींचा, खींचने के बाद दोबारा अपनी पूरी की पूरी शेप रीगेन कर ले, थोड़ा सा भी इसमें चेंजमेंट ना हो, तो डेट इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब किसी बॉडी पर यदि फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई होने के बाद वो बॉडी अपनी शेप टोटली और फास्टली उसी समय रीगेन कर ले, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इज दैट क्लियर? इसके बाद अपने पास आया जो ये काम नहीं करे, जो ये काम नहीं करे, वो कौन सी होती है? प्लास्टिक। और उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब कि जब इसका जस्ट अपोजिट, कि अपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद फोर्स लगा के उस शेप को क्या कर लिया? अपने चेंज कर लिया, डिफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब फोर्स हटाते हैं तो अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाता। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगाने के बाद अपन वो डिफॉर्म कर देते हैं, डिफॉर्म होने के बाद जब अपन फोर्स हटा लेते हैं तो अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। जैसे अपना पेन होता है, पेन को मैं मोड़ू, मुड़ जाएगा ये, ठीक है, अपनी शेप सीधी रीगेन नहीं कर पाते, तिरछा हो गया, ये टेढ़ा हो गया, अपनी शेप रीगेन नहीं की, तो ये इलास्टिक नहीं है, ये क्या है? प्लास्टिक है। ये क्या है? प्लास्टिक बॉडी है। तो उस प्रॉपर्टी क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। और दूसरी बात, परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक मतलब कि जो रत्ती भर भी, थोड़ा सा भी अपनी शेप को रीगेन करने का प्रयास न करे। जैसे ये पेन था, इस पेन को मैंने मोड़ा, इतना मोड़ा इस पेन को, लेकिन थोड़ा बहुत तो शेप को इसने रीगेन करने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत तो रीगेन हुआ, तो ये परफेक्टली प्लास्टिक
नहीं हुआ। यदि मैंने इतना मोड़ दिया तो इतना मोड़ के ही रह जाए, उससे ज्यादा चेंजमेंट ना करे, दोबारा अपना शेप रीगेन करने का प्रयास नहीं करे, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक। और एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं मैं, नोट लगा के वो देखेंगे आप, इस पूरे अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली प्लास्टिक है ना ही परफेक्टली इलास्टिक है। कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना ही परफेक्टली प्लास्टिक है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता रहता है। मतलब आपकी इस अर्थ के ऊपर जितनी बॉडी है, सारी की सारी बॉडी इन दोनों के बीच में क्या करती हैं, लय करती हैं। ठीक है, ना तो परफेक्टली प्लास्टिक है नहीं परफेक्टली इलास्टिक है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन थी थोड़ी सी जो मैंने समझा दिया आपको। अब बात करते हैं इलास्टिक बिहेवियर की। इलास्टिक बिहेवियर लिखने का काम कुछ नहीं है आज खाली समझने का काम है ज्यादा मोट। इलास्टिक बिहेवियर, किसी भी ऑब्जेक्ट का इलास्टिक बिहेवियर कैसा होता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर क्या होते हैं, छोटे एटम है। एटम किस प्रकार से अरेंज्ड है, एटम किस प्रकार से अरेंज्ड है, और जब मैं इसको फोर्स लगाता हूं तो उसके अंदर किस प्रकार से वो बिहेव करते हैं, उस बिहेवियर की अपन डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। जैसे मान लिया अपने पास कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंस, उसके मैंने एटम ले लिए, ठीक है। ये अपने पास एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी की क्या है, एटम्स है। ये एटम्स है अपने पास, ये क्या है, एटम्स। ये सारे सारे क्या है अपने पास, एटम्स हैं। क्लियर है? आपस में ये क्या हुए हैं, किसी न किसी बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। जब भी इन पर आप कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, जब आप इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, मोशन होगा, बॉन्डिंग चेंज होगी या टूटेगी, या फिर इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, ये कब होता है, जब भी आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, यदि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, बताऊंगा इलास्टिक लिमिट होती क्या आपको बाद में, यदि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। यदि वो इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला गया तो वो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब ये बॉन्डिंग टूट जाएगी, ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। ये होता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ कोई भी मेटल की बात कर लें, कोई भी सब्सटेंस की बात कर लें अपन, ठीक है। इस प्रकार से इलास्टिक बिहेवियर होता है। ये तो जनरल बातें थी, बेसिक नॉलेज था। इसके बारे में एक चीज अभी मैंने आपको बताई थी, इलास्टिक लिमिट, वो भी पढ़ लीजिए। इलास्टिक लिमिट ये क्या होती है, इलास्टिक लिमिट एक ऐसी लिमिट, ये रबर है, इलास्टिक है, एक ऐसी लिमिट जहां तक फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट अपनी शेप रीगेन कर लेता है। कि मैं मान ले इसके ऊपर 0.1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, उस फोर्स के अंदर ये अपनी शेप क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। तो वो 0.1 न्यूटन क्या होगा, इसकी इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इलास्टिक लिमिट हो गई। इज दैट क्लियर? और यदि मैं उससे ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाता या फिर टूट जाता है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट से ऊपर ही कंडीशन होगी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट कब होगी, जब आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो कि अपनी शेप रीगेन कर ले। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज था, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब आगे आपके आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस। क्या आता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इस पर मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। यू फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, शेप इसने क्या कर ली, चेंज कर ली। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, इसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर के जो एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, अपनी शेप रीगेन करना चाहेंगे।
हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहता है, जैसा है पहला वैसे ही चाहेगा, कोशिश करेगा अपन उसी शेप में पड़ा रहे, अपनी शेप चेंज करना कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अपने फोर्स लगाया, शेप चेंज होगी, दिखाई दे रहा आपको, छोड़ा मैंने, दोबारा अपनी शेप रीगेन करने का इसने प्रयास किया। तो जिस फोर्स ने रीगेन करने का प्रयास किया उस फोर्स, वो जो फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, पर यूनिट एरिया लग रहा है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। इस फोर्स में मैंने जो लगाया वो तो डिफॉर्मिंग फोर्स था, मैं जो कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, वो तो क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। और इसने रीगेन करने के लिए जितना फोर्स लगाया वो क्या है? स्ट्रेस है। तो जितना मैं लगाऊंगा उतना ही तो ये लगाएगा, मतलब मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया है पर यूनिट एरिया वही किसके बराबर होगा? स्ट्रेस के बराबर होगा। क्योंकि जितने फोर्स से मैं इसको मोड़ूंगा उतने फोर्स से क्या करेगा? ये रीगेन करने का प्रयास करेगा, तभी तो वो रीगेन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेस क्या हुआ? स्ट्रेस मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हो? आप अप्लाई कर रहे हो पर यूनिट एरिया। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल सकते हो? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी। किसी भी डिफॉर्मिंग बॉडी के ऊपर लगने वाला पर यूनिट इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनाओगे आप? स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा अपने पास अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। अप्लाइड फोर्स कितना? F, एरिया कितना? A। इसकी यूनिट बनाओ भाई, इसकी यूनिट बनाए। यूनिट क्या बनाओगे इसकी? F यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। वेरी गुड। एरिया की मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। हाँ भाई, डायमेंशन बनाओ। यूनिट बनाते तो क्या बनाएंगे? डायमेंशन। न्यूटन की डायमेंशन कितनी होती है? m1 l1 t -2। वेरी गुड। मीटर स्क्वायर की l2। रिजल्टेंट क्या बनेगा? m1 l -1 t -2। ये किसकी यूनिट आई है? स्ट्रेस की यूनिट आई है। इज दैट क्लियर? ये किसकी यूनिट आई है? स्ट्रेस की। डायमेंशन और यूनिट लिख दिया अपन ने। अब स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? देयर इज स्ट्रेस इज 3 टाइप्स, 1, 2 और 3। 3 टाइप मतलब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ी सी पीटूं तो इसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसको एक अपने नाम दे दिया। ठीक है, इसको यदि मैं कंप्रेस करूं, मतलब इसका वॉल्यूम कम करने का प्रयास करूं, तो वो दूसरा स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन, यदि मैं इसको सपोज करो कोई अपने पास ये है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसको मैं टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूं उसके ऊपर। टेंजेंशियल क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका नीचे वाला शेप तो यूं रहेगा, ऊपर वाला शेप चेंज। जैसे आपने कार्टून को देखा होगा, बड़े बड़े कार्टून होते हैं ना, गत्ते वाले कार्टून। इसको मिटा देता हूं मैं दिखा देता हूं आपको। बड़े बड़े जो कार्टून होते हैं, जैसे मान लो ये बड़ा कार्टून है गत्ते का, इस पर आपने इधर से टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो क्या होगा? ये जो शेप है वो यहां पहुंच जाएगी और ये वाली यहां पहुंच जाएगी। इसको आगे बढ़ा दिया अपन ने। ये ए पहली कंडीशन, बी सी डी, और ये क्या हो गया? ए डैश। ये क्या पहुंच गया? बी डैश। इसे हम क्या कहते हैं? अपन थीटा बोल दो या फाई बोल दो, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। इसे कहते हैं टेंजेंशियल। ठीक है, तो स्ट्रेस कितने प्रकार के हो गए? पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा टाइप वॉल्यूम स्ट्रेस कह सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेस। तीसरा टाइप शेयरिंग और टेंजेंशियल भी हो सकते हो। टेंजेंशियल स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? तो अपने पास कितनी चीजें मिल गई? 3 चीजें मिल गई, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शेयरिंग स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स जो क्या करे? इसकी लेंथ को चेंज करे, या तो बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। ऐसा टेंजेंशियल फोर्स, ऐसा स्ट्रेस जो क्या करे? किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, केवल लेंथ को
चेंज कर रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बात समझ में आ गई? वही अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला वो का वही रहेगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, वो की वो यूनिट, वो की वो डायमेंशन, नो चेंज। वॉल्यूम की बात करें, यदि ऐसा स्ट्रेस जो किसी वॉल्यूम को चेंज से, मान लो बोल लिया अपन ने रबड़ बॉल, उसको दबा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। इसको अपन हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे मान लो अपन ने कोई गुब्बारा लिया, गुब्बारा क्या किया अपन ने, पानी में डाल दिया, फूला हुआ गुब्बारा पानी में डाल दिया, पानी क्या करेगा, चारों ओर उसको क्या कर रहा है, लंबवत बल लगा रहा है, तो क्या करेगा, वो गुब्बारा श्रिंक होने का प्रयास करेगा, क्यों, चारों ओर पानी क्या कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं अपन, वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेयरिंग स्ट्रेस, मैंने बता दिया कि ऐसा फोर्स जिसमें क्या हो, बेस तो डज नॉट चेंज, और केवल ऊपर वाले फेस पर फोर्स लगाए तो वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए इससे, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला तीनों में सेम लगेगा, ये का यही फॉर्मूला लगेगा, ये की यूनिट आएगी, ये की ये डायमेंशन आएगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता क्या है, जैसे आपने अभी क्या लगा रहे थे अपन, अभी तक तो स्ट्रेस लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे अपन, अभी तक स्ट्रेस लगा रहे थे। ये ऑब्जेक्ट लिया था अपन ने, इस ऑब्जेक्ट पर क्या या फोर्स लगाया था, फोर्स लगाने से क्या हुआ था, ये ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो गया था, उसे तो क्या कहा था अपन ने, स्ट्रेस कहा था। लेंथ चेंज हुई तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम चेंज हुआ तो वॉल्यूम स्ट्रेस, टेंजेंशियली फोर्स लगा, इसकी एक शेप चेंज हुई, बाकी बेस सेम साइज में रहा, सेम शेप में रहा, बेस चेंज नहीं हुआ तो शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस लग रहा है तो शेप चेंज हुई, किस रेशियो में चेंज हुई, उस रेशियो को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। मतलब कभी भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, इफ यू अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी, देन चेंज इन डायमेंशन, कोई भी उसके एक डायमेंशन में चेंज हुआ तो स्ट्रेन इज इक्वल टू, क्या डिफरेंस देंगे, चेंज इन एनी डायमेंशन, लेंथ चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, तो चेंज इन एनी डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, और दोनों डायमेंशन सेम रहेगी तो ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ये क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट लेस होती है, कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसमें जो डायमेंशन मान लेंथ की है तो ये भी लेंथ की आएगी, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे अपन, यूनिट लेस क्वांटिटी। कौन, स्ट्रेन। स्ट्रेन यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी ऑब्वियसली होगा ही होगा। जैसे अपन ने स्ट्रेस लगाया था वैसे वैसे क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। यदि मैं इसकी लंबाई में चेंज कर रहा हूं तो लंबाई के अकॉर्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। यदि मैं इसके ऊपर स्ट्रेस ऐसा लगा रहा हूं, स्ट्रेस फोर्स ऐसा लगा रहा हूं कि इसका वॉल्यूम चेंज हो, तो वैसा ही क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। मतलब जैसा जैसा आप स्ट्रेस लगा रहे हो वैसा वैसा क्या आ रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जितने टाइप के स्ट्रेस थे उतने टाइप के क्या आएंगे, स्ट्रेन आएंगे। क्लियर दैट। तो स्ट्रेन का फर्स्ट टाइप लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नंबर 2 क्या था, वॉल्यूम, यस वॉल्यूम स्ट्रेन। नंबर 3 आपका शेयरिंग, शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट पर इस प्रकार से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कि उसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो स्ट्रेन क्या कहेंगे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। न्यूमेरिकल किस पास रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एल अपॉन में
L, that is called longitudinal strain. अब यदि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेफिनेशन क्या बनेगी? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर दैट? सिंपल है, बिल्कुल इजी है, कोई खास दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा टॉपिक बड़ा इजी है। चेंज क्या लिखूंगा? वॉल्यूम स्ट्रेन क्या लिखूंगा? जल्दी बताएंगे। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम, इनिशियल लिख दो, इनिशियल वॉल्यूम मतलब डेल वी अपॉन में वी क्या हो गया? वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। अब शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा? देखो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये मैं डायग्राम बना दिया, ये अपना ऑब्जेक्ट, बेस को क्या रखना है? वैसा वैसा रखना है, टेंजेंशियल फोर्स लगाना है, लगा दो भाई टेंजेंशियल फोर्स, ये यहां पहुंच जाएगा और ये वाला यहां पहुंच जाएगा, किसी न किसी एंगल पे जाएगा ही। ये इनिशियल ए बी सी और ये बी डैश और ये आपका सी डैश, तो ये कितना एंगल हुआ? मान लिया ये एंगल बना आपका थीटा। ये जो लेंथ इसकी इनिशियल लेंथ कितनी मान ली? एल है, ये एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ठीक है। और ये जो चेंज हुआ, चेंज इन शेप, ये कितना मान लिया अपन ने? डायरेक्शन मान लिया। तो शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा? चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल, चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप, या इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? देखो पहले बता रहा हूं, चेंज इन शेप कितनी शेप में चेंज हुआ? डायरेक्ट। इनिशियल कितनी थी? एल। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ये क्या बच गया? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? जी हाँ, टेन थीटा, टेन थीटा। और अपन जानते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। तो यहां से अपन क्या बना सकते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है, जो उसमें थीटा एंगल में चेंज हुआ है, इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन में एल। दिस इज ऑल्सो शेयरिंग स्ट्रेन। ये था अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जनरल थ्योरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो मैंने आपको डिटेल वाइज समझा दी है। अब इस पर बेस्ट पूरा पूरा आगे चैप्टर होगा अपना, वो अपन आगे के नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है।